हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत है। बच्चों, मैं सर्वर चौहान आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस मैथ्स का स्पेशल कोर्स 50 दिन 50 मैराथन के नाम से। और आपको पता है हमारे प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं। हमने कुछ प्रैक्टिस सेट पहले कर चुके हैं, कुछ टॉपिक्स में आपको कंप्लीट करा चुका हूं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 स्टार्ट होने वाला है। टॉपिक का नाम है परसेंटेज यानी प्रतिशतता। इस टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। 2 क्लास आपकी इसकी होगी, 2 प्रैक्टिस सेट में आपका एक टॉपिक पूरा होगा। 10 प्रैक्टिस सेट नंबर और 11 नंबर में। तो बच्चों, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 परसेंटेज वाला टॉपिक। देखिए, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कहा है ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में 66 अंक प्राप्त किया। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है? बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है, उसका मेथड मैं आपको समझाता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलता हूं एक संख्या है, अगर मैं कहता हूं एक संख्या 100 है, अगर मैं कहता हूं 10%, 10% का मतलब होता है 100 में से 10। कितने में से? 100 में से 10 लिया गया है। 5% का मतलब 100 में से 5, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। प्रतिशत का मतलब होता है कितना? 100। 100 में से जितना भी लेंगे उसको प्रतिशत बोलते हैं। जैसे अगर मैं प्रतिशत निकालूं किसी संख्या का, मैं आपको कहता हूं एक संख्या 50 है और एक संख्या 10 है। मैं कहता हूं ये जो 10 है ये 50 का कितना प्रतिशत है? किसका? 50 का। तो 50 के आधार पर इसका प्रतिशत निकालना है, तो नीचे 50 ही रखेंगे, ऊपर रखेंगे 10। और प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 का गुणा करते हैं। तो 50 से 100 चला जाएगा 2 बार और 10 दूनी आ जाएगा 20%। तो बच्चों, जब भी आप प्रतिशत निकालो तो आधार पता कर लो कौन सा है। उसने कहा 50 का कितना प्रतिशत है। जिसका भी वो पूछेगा उसको नीचे रखेंगे, आधार बनाएंगे और जिसका प्रतिशत निकालना संख्या को ऊपर रखेंगे और गुना 100 करके हम प्रतिशत निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में कहा 75 में से 66 अंक प्राप्त किया। ऋषि ने प्रतिशत बताना। कितने में से? 75 में से। टोटल अंक कितने हैं? 75। तो बच्चों 75 को ही आधार बनाएंगे। तो 75 को हमने आधार बनाया, उसमें से कितने प्राप्त किए? 66। ऊपर लिख देंगे 66 और गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 25 से चला जाएगा 75 3 बार, 25 से चला जाएगा 100 4 बार, और 3 से 66 कितनी बार चला जाएगा? 22 बार। 22 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना प्रतिशत आ जाएगा? 88% हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। ठीक है, इस प्रकार से प्रतिशत निकालते हैं। सवाल नंबर 2 में कहा एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं। एमकॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए, जबकि एमए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास हुए। कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत क्या है? संयुक्त पास पूछा है। हम देखेंगे पहले 500 में से कितने? 450। एमकॉम में कितने थे? टोटल 500 छात्र थे, 50 पास कितने हुए? 450। फिर एमए में कितने थे? 2000। 2000 में से पास कितने हुए? 1500। एमए में कितने थे? 2000। 2000 में से पास कितना हुआ है? 1500। उसने पूछा संयुक्त प्रतिशत बताओ। पास का संयुक्त पास प्रतिशत। संयुक्त का मतलब दोनों को मिला करके। अब बच्चों जरा देखिए, दोनों को मिलाएंगे टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 2000, ये 500। टोटल नंबर 2500 है। 2500 में से पास कितने हुए? 15 और 4 1950 पास हुए हैं। अब ये जो 1950 है इसको प्रतिशत में बदलना है हमें। तो प्रतिशत में हम बदलेंगे, टोटल वैल्यू को आधार बनाएंगे। ये जो 1950 पास हुए कितने में से हुए? 2500 में से हुए ना। तो हम क्या करेंगे? 2500 को ही आधार बनाएंगे। हम कहेंगे 2500 के आधार पर कितने पास हुए? 1950। प्रतिशत में बदलना तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी यहां से, और 25 से इसको डिवाइड कर लो। 25 एकम 25 और 25 चौका 100। 2 से चला जाएगा ये 5 बार, 2 से चला जाएगा ये 2 बार, और 5 से 195 को डिवाइड करेंगे। 5 तिया 15, 4 बचा, 5 नम 45, 39 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 78% आ जाएगा, यानी 78% इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए।
अगला नंबर 3 नंबर सवाल है का 800 के 75% के 120% के 40% का मान ज्ञात करो। बड़ा सिंपल सवाल है, बस आपको ध्यान रखना है जहां भी आपको का मिलता चला जाएगा उसको हम मल्टीप्लाई लगाते चले जाएंगे। जैसे इसने कहा 800 का मतलब गुना 75%, तो 75% को हम कितना लिख लेंगे 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3/4। फिर काया का मतलब गुना 120% को कितना लिख देंगे 120/100, 20 छिका 120, 20 पंजे 100, 6/5 लिख सकता हूं। का मतलब फिर गुना 40% का 40/100 यानी 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5 लिख लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे बस। चलिए इसने कहा 5 पंजे 25 चौका 100, इनके आपस में गुणा करेंगे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 जीरो। मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 तिया 36 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 गुना 36, तो कितना आ जाएगा 8 चंग 48, बचेगा 4, 8 तिया 24 और 4 28, कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू 288 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में हमारा आंसर दिया हुआ है बच्चे। ठीक है, चलिए 4 नंबर सवाल का 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग बताओ। 40 का वर्ग बच्चे, अगर हम 40 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 1600, तो 1600 के 40%, 40 का वर्ग कितना है 1600, और इसका कितना 40% का मतलब हुए 40/100 या 2/5 लिख सकते हो। इसका भी कितना भाग 1/4 बताना है, यानी 1/4 का मान बताना है। चलिए कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 से चला जाएगा कितनी बार 10 बार चला जाएगा, 16 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना 160 आ जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बस बच्चे प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना, आपकी जो प्रैक्टिस है ना वही आपकी स्पीड को बनाती है। मैं बार बार यही बात बोलता हूं, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे ना उतना ज्यादा खतरनाक स्पीड होगी आपकी, इसलिए प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करें, स्पीड बनाएं अपनी। 5 नंबर सवाल का ए का 50% बी के 80% के बराबर है, ए और बी का अनुपात बताओ। का मतलब मैंने आपको बताया था गुना, ए का 50% का मतलब ए गुना 50%, कह रहा है बराबर है किसके बी के, का मतलब गुना 80%, दोनों क्या है बराबर है। ए अनुपात बी बताना है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। गुना की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है, गुना की वैल्यू दूसरे की वैल्यू का मतलब ये हुआ ये ए 5 की गुना में, लेकिन ये बी की वैल्यू, और ये 8 बी की गुना में, ये वैल्यू किसकी है ए की, तो ए की वैल्यू 8 बी की वैल्यू 5, तो 8:5 आ जाएगा। रेशियो ही पूछा था ए अनुपात बी का 8:5, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं कि ए के 10% और बी के 8% का योग ए के 12% और बी के 16% के योग के 3/5 के बराबर है। ए अनुपात बी बताना है। ए और बी के, ए के 10% और बी का 8%, जरा देखिए इसने कहा ए का 10% है ना, और बी के 8% का योग, और बी का कितना 8%, अगर मैं इन दोनों का योग कर दूं, कर दिया योग, तो वो किसके बराबर हो जाएगा ए के 12%, ए के 12% और बी के 16% के, बी के 16% के योग का कितना हो जाएगा 3/5। इसका 3/5 हो जाएगा बच्चे, इसका 3/5। अब जरा देखिए कैलकुलेशन करेंगे हम, ये 5 है, 5 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा, सॉरी 5 की मल्टीप्लाई इधर करें कितना हो जाएगा 5 दिशा में 50%, ए का 50% हो जाएगा प्लस बी का 5/40% हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इधर 12 या 36% हो जाएगा, ए का 36%, किसका ए का 36%, ए का 36% हो जाएगा प्लस बी का कितना हो जाएगा 16 या 48%। ए का 50% है, यहाँ ए का 36% है, 36% माइनस में आएगा, कितना बचेगा ए का 14% बचेगा, बिल्कुल बचेगा, ए का 14% बचा, बराबर ये बी की वैल्यू, यहाँ बी का 48% है, यहाँ बी का 40% है, 40% माइनस में जाएगा तो बी का कितना बचेगा 8% बचेगा। कैलकुलेट कर दो इसको,
परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 2 से चला गया 7 बार, 2 से चला गया 4 बार। गुना की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 4 और बी का मान कितना हो जाएगा 7, तो दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा 4:7। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला नंबर सवाल 7 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया है यदि y का x% 150 है और z का y% 300 है तो x और z के बीच का संबंध बताना है। देखिए y का x%, y का कितना x%, का मतलब हो जाएगा गुना x% का मतलब x/100 बराबर किसके हो जाएगा 150 के। ठीक है, और z का y% किसके बराबर है 300 के। अगर मैं कहूं z का मतलब गुना y% का मतलब y/100 बराबर किसके हो जाएगा 300 के। हमें बताना है z के बीच और x के बीच संबंध क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ y की वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं y की वैल्यू यहां से निकालता हूं 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, तो कितना हो जाएगा 15,000 और बटे में चला जाएगा x, ये y की वैल्यू आ गई। यहां से अगर मैं निकालू z की वैल्यू तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर, तो z बराबर हो जाएगा कितना, इधर तो हो जाएगा 100 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना 3,000 हो जाएगा, 30,000 बटे y आ जाएगा z की वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में एक z का और x का संबंध बताना है। ये यहां से भी हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू फिर सीधा सीधा रख लेंगे। y की वैल्यू कितना है, यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे y बराबर आ जाएगा कितना 30,000 बटे में चला जाएगा z, ये आ जाएगा। अब y की वैल्यू हम यहां रख सकते हैं, इस y की वैल्यू यहां रख दो, या इस y की वैल्यू इसके बराबर, दोनों को हम बराबर रख सकते हैं क्योंकि ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है, दोनों को वैल्यू को हम बराबर रख सकते हैं। जब दोनों को बराबर रखेंगे तो कितना आएगा 15,000 बटे x बराबर में कितना 30,000 बटे में z। अब 0 से 0 कैंसिल कर लो, कितने 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी, और 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब z का मान कितना आ जाएगा, यहाँ z बराबर आ जाएगा 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे z बराबर कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। z का मान कितना आ जाएगा 2x, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, 8 नंबर सवाल कह रहा है यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है तो वह संख्या बताओ। बच्चों हम मान लेंगे वो संख्या अपने आप में 100% थी, कितना मान लिया 100%, प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% है तो संख्या को हमने मान लिया 100%। उसने कहा संख्या के 30% और 60% का अंतर दिया 15। देखिए 60% और 15% का अंतर, सॉरी 30% का अंतर कितना दिया है 15, तो 60 में से 30 जाए कितना बचेगा 30%, तो 30% का मान कितना आ गया 15। संख्या पूछा है, संख्या हमारा कितनी मानी थी 100%, तो 100% का मान निकाल देंगे कितना आ जाएगा 15 बटे में चला जाएगा 30 और गुना 100। 15 से चला गया 30 दो बार, 2 से 100 कितने बार चला जाएगा 50 बार, तो वो संख्या कितनी थी 50। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। 9 नंबर सवाल कह रहा है किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है उसका 2/3 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखिए स्कूल में छात्रों की कुल संख्या बतानी है। सबसे पहले एक तो है 10 वर्ष से कम आयु के, एक है 10 वर्ष से अधिक आयु के, और एक है 10 वर्ष की आयु के। तो हम तीनों लिख लेंगे। एक तो है 10 वर्ष से अधिक आयु के, है ना, एक है 10 वर्ष की आयु के, और एक है 10 वर्ष से कम आयु के। ये एरो मैंने दे दिया ऊपर नीचे, इससे पहचान लेना 10 वर्ष से कम आयु के, 10 वर्ष से अधिक आयु के, 10 वर्ष आयु के। क्वेश्चन में सबसे पहले इसने कहा 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, तो जो 10 वर्ष की आयु के छात्र है वो कितने हैं 48 हैं। तो सबसे पहले 10 वर्ष की आयु के छात्र लिख लेंगे 48। फिर ये कहा 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्र, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्र जो है 10 वर्ष से आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है उसका 2/3 है।
यानी 48 का 2/3 है 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्र। 48 का 2/3 कितना हो जाएगा, 3 से चला जाएगा 16 बार और 16 दूनी 32 हो जाएगा। यानी जो 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्र है वो 32 छात्र हैं। ठीक है। सवाल में ये पूछा 10 वर्ष स्कूल में छात्रों की कुल संख्या बताना है। इसने कहा 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। ये जो 10 वर्ष से कम आयु के हैं कितने हैं, 20% छात्र हैं। कहने का मतलब ये हुआ टोटल छात्र अपने आप में रहे होंगे 100%। टोटल छात्र अपने आप में कितना रहे होंगे 100 में से 20% तो कौन से आगे, 20% से कौन से आगे, 10 वर्ष से कम आयु के। बाकी ये जो दोनों बच्चे किसके बराबर होंगे, 80% के बराबर होंगे ना। जब 100% में से 20% वैल्यू इसकी आ गई तो 80% के बराबर, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 80% के बराबर रखेंगे, कितना आ जाएगा 42 और 2 50 30 80। 80% का मान कितना हो जाएगा 80। क्वेश्चन में पूछा कुल संख्या बताओ, तो कुल संख्या अपने आप में कितना होगी 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा 100। ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। अगला नंबर सवाल, ए बी से 16.66% कम है। यदि ए का मान 500 है तो बी का मान क्या होगा। ए का मान 500 है तो बी का मान क्या होगा, ये पूछा है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 16.66 का बट्टा कितना होता है 1/6। इसको मैं 1/6 भी लिख सकता हूं। अब इसने कहा ए बी से इतने परसेंट कम, कम का मतलब -1/6 लिख सकता हूं। यानी अगर मैं ए और बी की बात करूं, उसने कहा ए बी से इतना परसेंट कम है, ए बी से 1/6 कम है। ए कम है बी से, तो बी का मान अगर 6 है तो ए 6 से 1 कम यानी 5 होगा। अगर बी का मान 6 है तो ए का मान कितना होगा 5 होगा। उसने कहा अनुपात को हम भागों में बांट लेते हैं। अनुपात को भागों में बांट ली, इसको 5 भाग और इसको 6 भाग। पी का मतलब होता है पार्ट यानी भाग। ए का मान 5 भाग है, बी का मान 6 भाग है। क्वेश्चन में कहा ए का मान 500 है। कहने का मतलब ये जो 5 भाग है इसका मान 500 है, तो 5 भाग का मान कितना आ गया बच्चे 500। उसने कहा बी का मान बताओ, बी का मान कितना है 6 भाग। जब 5 भाग का मान 500 है तो 6 भाग का मान कितना हो जाएगा 600। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ठीक है। सवाल नंबर अगला देखिए, इसने कहा दो संख्याएं ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रम से 20% और 56% अधिक है। संख्या ए और बी का अनुपात ज्ञात करें। 3 संख्याएं दे दी ए बी और सी। अगर सी अपने आप में 100% रही होगी तो ए जो है उससे 20% अधिक है यानी 120% होगी, और बी जो है सी से 56% अधिक है यानी 156% होगी। इन दोनों का अनुपात पूछा है, इन दोनों का अनुपात पूछा है ए का और बी का। इन दोनों का अनुपात अगर हम निकालेंगे, देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल होगी। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, 12 से डिवाइड करेंगे 10 बार, 12 एकम 12, 12 तिया 36। ये 12 दिशा में 120, 10 बार चला जाएगा, 12 एकम 12, 3, 12 तिया 36। तो ए अनुपात भी कितना आ जाएगा 10:13 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ठीक है। चलिए सवाल नंबर आगे का देखते हैं, 12 नंबर है। एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। बड़ा प्यारा सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लो सवाल को बच्चे, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। जरा देखिए, सबसे पहले हमें आपको एक बात बताऊं, खर्च बराबर होता है कीमत गुना खपत, कीमत गुना खपत के कंजप्शन, यानी एक्सपेंडिचर बराबर होगा प्राइस इंटू कंजप्शन, पी गुना सी। यानी किसी वस्तु की कीमत यदि 5 रुपए है और हमने 10 वस्तु खपत किया तो कुल खर्च कितना हो जाएगा हमारा 5 दिशा 50। अगर मैं आपको बताऊं, हम कुल खर्च, एक वस्तु की कीमत 5 रुपए और हमने 10 वस्तु खपत किया, 10 वस्तु प्रयोग किया, तो खर्च कितना हो जाएगा पूरा हमारा 50 रुपए का हो जाएगा ना। तो जो खर्च बराबर है, हमने कितने एक वस्तु कीमत कितनी और कितनी वस्तु हमने प्रयोग किया है, तो वो खर्च के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं एक वस्तु का मूल्य 70 रुपए है और हमने 10 वस्तुएं खरीदी है, तो खर्च हमारा कितना आ जाएगा 700 रुपए आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो खर्च बराबर होता है, एक्सपेंडिचर बराबर होता है कीमत गुना खपत, प्राइस इंटू कंजप्शन। ये चीज याद रखना है ना।
अब क्वेश्चन में ये कहा 65% खर्च करता है, किसका? आय का, अपनी आय का 65% खर्च करता है। इनकम अगर उसकी रही होगी, इनकम उसकी अगर कितनी रही होगी जरा देखिए, इनकम उसकी रही 100%, कितना रही है? 100% रही है। इनकम कितना रही है? 100%। देख लीजिए यहाँ पे 100% कर लो या 100 भागों में बांट लो, कैसे भी कर लो। इनकम उसकी 100 यूनिट रही होगी और उसने कहा 65% वो खर्च करता है। एक्सपेंडिचर कितना है? 65। 100 में से 65 खर्च किया तो बताओ बचत कितनी होगी? अगर मैं अपनी आय में से अपना खर्च घटा दूं तो बचत आ जाएगी कितनी? 35 आ जाएगी। बिल्कुल सही बात। उसने कहा 20% की वृद्धि होती है उसकी आय में। ये आय कितनी थी? 100 प्लस 20% की इसमें वृद्धि होगी, तो 100 का 20% कितना आएगा? 20 ही आएगा। तो 20 रुपए की वृद्धि होगी। कितने रुपए की वृद्धि होगी? 20 रुपए की। अगर उसकी आय 100 रुपए थी, 20% की वृद्धि होगी तो 100 का 20% कितना? 20 रुपए की वृद्धि होगी आय में। बिल्कुल सही। उसके खर्च में 10% की वृद्धि, एक्सपेंडिचर 65 था प्लस 10% की इसमें वृद्धि होगी, तो 65 का 10% कितना आएगा? 6.5। तो प्लस 6.5 की वृद्धि, 6.5 रुपए इसमें बढ़ गए। खर्च 65 रुपए था, उसका 10% की क्या होगी? वृद्धि होगी, तो 6.5 पर आ गया इसका 6.5 रुपए की वृद्धि होगी। अब बचत में वृद्धि बताना। बचत पहले कितनी थी? 35। अगर मैं इसके खर्च में से, इसकी इनकम में से इसका खर्च घटा दूं तो बचत आ जाएगी? नहीं आ जाएगी? बचत कितनी आ जाएगी? बचत आ जाएगी 20 में से 6.5 जाएगा, कितना आ जाएगा? 13.5। तो प्लस 13.5 रुपए की वृद्धि होगी इसकी बचत में। तो पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, हमसे तो प्रतिशत पूछा है। तो बचत में हमें पता 13.5 की वृद्धि हुई, किसमें? बचत में। तो टोटल बचत कितनी थी? 35। इसको ही नीचे रखेंगे, आधार बनाएंगे और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, चलिए। एक जीरो से एक दशमलव कैंसिल होगी, 5 से चला जाएगा 7 बार, 5 से चला जाएगा 2 बार, 135 की 2 में गुना करेंगे तो 270 हो जाएगा। 270 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 या 21, 7 या 21, 6 बचा 60 होगा, 7 8 56, 4 बचा 40 होगा, 7 पंजे 35, 5 बचा, 7 7 49, कितना हो जाएगा? 38.5 के परसेंट के बराबर आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, प्रैक्टिस बढ़िया करना। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था आपके एग्जाम के संबंध में। 13 नंबर सवाल, लक्की अपनी आय का 85% खर्च करती है। यदि उसके व्यय में x% की वृद्धि होती है और बचत में 60% की वृद्धि होती है और आय में 26% की वृद्धि होती है तो x का मान ज्ञात करें। सेम सवाल रिपीट किया गया है, जरा देखिए आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे उसकी इनकम, फिर उसकी क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिचर, और फिर उसकी सेविंग बचत। उसने कहा अपनी आय का 85% खर्च करता है। आय दिया नहीं तो मान लेंगे आय रही होगी इसका 100 रुपए। ठीक है, 85% खर्च किया तो 100 में से 85 रुपए खर्च किया तो बचाया होगा कितना? 15 रुपए बचाया होगा। बचत अपने आप निकल जाएगी। आय में से खर्च घटा देंगे तो बचत आ जाएगी। अब उसने फिर ये कहा उसके व्यय में x% की वृद्धि होती है, बचत में 60% की वृद्धि और आय में 26% की वृद्धि। उसके आय में 26% की वृद्धि होती है। 100 है, 100 का प्लस 26% की अगर मैं वृद्धि करूं तो कितने रुपए बढ़ेंगे? 26 ही बढ़ेंगे। 100 का 26% कितना है? 26। बचत में 60% की वृद्धि, बचत 15 थी प्लस 60% की वृद्धि होगी तो 15 का 60% कितना होता है? 15 छिका 90, 9 रुपए। तो प्लस 9 रुपए की वृद्धि यहां होगी। उसने कहा उसकी जो खर्च है उसमें कितना वृद्धि हुई। अगर मैं इसकी आय में से इसकी बचत घटा दूं, खर्च आ जाएगा भाई। उसने आय में से अगर उसकी बचत घटाएंगे खर्च आ जाएगा। तो उसका खर्च कितना आएगा बच्चे, जरा देखिए। 26 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 17। तो प्लस 17 रुपए की वृद्धि होगी, किसमें? उसके खर्च में। खर्च में कितने रुपए की वृद्धि होगी? खर्च में उसकी वृद्धि होगी प्लस 17 रुपए की। अब ये जो 17 रुपए की वृद्धि हुई है कहां से हुई? बचत। उसका खर्च कितना था? 85 से हुई ना, तो आधार भी 85 बनेगा और गुना 100 करके उसका प्रतिशत निकालेंगे। 17 रुपए की वृद्धि हुई कहां से? 85 से। तो 17 85 के आधार पर 17 गुना 100 कर दो कैलकुलेशन। 17 पंजे 85, 5 बार 5 से
100 चला जाएगा 20 बार तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 20% की वृद्धि होगी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। सवाल नंबर 14, रिया अपनी आय का 66 से 2/3% भाग खर्च करती है। यदि उसकी आय में 16% की वृद्धि होती है और बचत में 17% की वृद्धि होती है तो उसके खर्च में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। सेम सवाल, इसी पैटर्न पर आधारित इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत। सबसे पहले बच्चे हमें ध्यान रखना है 16 से 66 से 2/3% का बट्टा कितना होता है? 2/3 ही होता है। अब जरा देखिए, अपनी आय का 2/3 खर्च करती है, इसका मतलब आय थी 3 भाग, 3 में से 2 भाग खर्च किया, तो इनकम उसकी कितनी रही होगी? इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। आय उसकी कितनी थी? 3 भाग, 3 भाग में से कितना खर्च किया? 2 भाग। बचत कितनी आएगी? 1 भाग। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। उसने कहा उसकी आय का 2/3 बराबर उसका खर्च, तो आय कितनी रही होगी? 3 और खर्च कितना रहा होगा? 2। ठीक है, हमने इसको 66 से 2/3 का बट्टा होता है 2/3 इसका फ्रैक्शन जो होती है। अब ये कहा, सबसे पहले आपको एक चीज बताऊं, हम इसको क्या करेंगे? यूनिट आसान बनाने के लिए, अपनी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, ये इसके यूनिट आ गई, इसको हम 30 भी लिख सकते हैं, 300 भी लिख सकते हैं, तो सब में 2-2 जीरो लगा लो, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। हम 300 भी लिख सकते हैं, 30 भी लिख सकते हैं, इसको 30, 20, 10, 300, 200, 100, 3000, 2000, 1000 कितना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इसको 300, इसको 200, इसको 100 कर लिया। अब क्वेश्चन में कहा उसकी आय में 16% की वृद्धि होती है, उसकी जो आय है उसमें 16% की वृद्धि होती है। आय कितनी थी? ये, इसमें 16% की वृद्धि, तो 300 का 16% निकालेंगे, 16 थी 48 प्लस 48 रुपए की वृद्धि हो जाएगी आय में। ठीक है, फिर उसने कहा बचत 17% की वृद्धि, बचत कितनी है? 17% की वृद्धि, तो उसकी जो बचत है उसमें प्लस 17% की वृद्धि हो जाती है, तो 100 का 17% कितना होगा? प्लस 17 रुपए की वृद्धि होगी। बिल्कुल सही होगी। अब उसने ये कहा जो उसकी खर्च है, खर्च में कितना वृद्धि होगी? अब हमें पता है यदि हम उसकी आय में से उसकी बचत घटा देंगे तो खर्च आ जाएगा। 48 में से हम कितना घटाएंगे? 17 घटाएंगे, 8 में तो 7 जाएगा, बचेगा 1, 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3, तो 31 रुपए की वृद्धि हुई। कितने रुपए की वृद्धि हुई? 31 रुपए की वृद्धि हुई। कितने में से? 200 में से, तो 200 को आधार पे प्रतिशत निकालना है, तो 200 में से कितना? 31, 31 का आधार का गुणा करेंगे, 200 के आधार पर 31 लेंगे, गुना करेंगे 100 का प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 31 जाएगा 15.5 बार, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी उसके खर्च में? 15.5% की वृद्धि होगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है का, ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है, सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 रुपए अधिक है, उनका कुल मासिक वेतन 2,65,000 रुपए है, बी का वेतन सी के वेतन का कितने प्रतिशत है? तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक। जरा देखिए 20% अधिक, 20% का बट्टा कितना होता है? 1/5। अधिक का मतलब +1, 20% अधिक, अधिक का मतलब प्लस 1/5, 20% की फ्रैक्शन होती है 20/100। भाई 20/100 होगी, 20% का मतलब 20 कम 20, 20 पंजे 100, अधिक का मतलब +1 होगा। तो इसका कहने का मतलब यह है ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक। अगर बी का मासिक वेतन 5 है तो ए का मासिक वेतन 1 ज्यादा यानी 6 होगा। बी का मासिक वेतन कितना है? 5, तो ए का मासिक वेतन कितना हो जाएगा? 6। अनुपात को हम भागों में बांट लेते हैं, फ्रैक्शन है हमारी, जो इनको हम भागों में बांट लेंगे। इसका मासिक वेतन अगर 5 भाग है तो ए का मासिक वेतन 6 भाग होगा। सवाल में फिर कहा सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 है, बी का मासिक वेतन कितना है? 5 है, तो 5 भाग से 25,000 रुपए अधिक सी का मासिक वेतन होगा। ठीक है, अब कहा उनका कुल वेतन 2,65,000 है, कुल वेतन यानी सभी का, तीनों को कुल मिलाकर बराबर किसके है? 2,65,000, 2,65,000 के बराबर है। चलिए
6 और 5 11 5 16 भाग, 16 भाग ये हुआ। 25,000 को माइनस में जाएंगे, 25 भाग जब 2,65,000 में से घटेगा 2,40,000 बचेगा, तो 16 भाग बराबर कितना आ जाएगा, 2,40,000 रुपये आ जाएगा 16 भाग का मान। एक भाग का मान निकालेंगे, 16 से उसको डिवाइड करेंगे, 16 कम 16 8 बचा 80 होगा, 16 पंजे 80। एक भाग का मान कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। एक भाग का मान कितना आ जाएगा, 1500। सवाल में ये पूछा है बी का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है, सी के वेतन का कितना परसेंट है, बी। सी का पूछा तो सी का वेतन नीचे रखेंगे, बी का वेतन ऊपर। तो पहले सी का वेतन हम यहां से निकालेंगे। एक भाग का मान 1500 है और यहां कितना है, 25,000। अच्छा 2,40,000 है भाई, 2,40,000 है ना, तो ये 15,000 आएगा। ठीक है, 2,40,000 था, क्योंकि 25,000 माइनस में जाएगा 265 में से, तो 2,40,000 बचेगा, तो एक भाग का मान 15,000 आएगा। तो सी का वेतन कितना है, 15 पंजे 75,000 और 25,000, ये कितना हो जाएगा, 1 लाख। सी का वेतन कितना हो जाएगा भाई, 1 लाख हो जाएगा। सी के वेतन के आधार पर किसका रखना है, बी का। बी का कितना है, 5 भाग, एक भाग का मान 15,000, 5 भाग का मान 15 पंजे 75,000। क्योंकि सी का वेतन नीचे इसलिए रखा, उसने कहा ना सी के वेतन का कितने परसेंट है, इसका पूछा तो इसको आधार को नीचे रखेंगे और ऊपर रखेंगे बी का वेतन और गुणा 100 करके प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, चलिए 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल, बराबर कितना बचेगा, 75% बचेगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी बच्चे। ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल था, अच्छा सवाल था। बस फ्रैक्शन देख लो, 20% अधिक का मतलब है 1/5, प्लस का मतलब पहले 5 भाग था, 1 भाग ज्यादा तो 6 भाग हो गया। सवाल नंबर 16 देखिए, चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है, यदि वह केवल 10% बढ़ता है तो कितना प्रतिशत खपत कम होनी चाहिए। खपत में प्रतिशत की कमी पूछा है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आपको ये बताया था जो खर्च होता है, खर्च होता है कीमत गुना खपत। यानी एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुना कंजप्शन, पी गुना सी। अगर मैं कीमत की और खपत की गुना कर दूं, हमारा एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे लिखते हैं, लिखेंगे पी और ये कितना आ जाएगा सी, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर मैं पी की और कीमत की और खपत की गुणा कर दूं तो किसके बराबर आ जाएगा, एक्सपेंडिचर के। उसने कहा चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है, 30% का बट्टा होता है 30/100 यानी 3/10 होता है, बढ़ जाती है तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3/10। 30% का बट्टा होता है 3/10, बढ़ जाती है तो वृद्धि, यानी पहले कीमत कितनी थी 10 थी, अब 3 भाग बढ़ गई, कितनी होगी 13 होगी। कीमत पहले 10 थी, अब कितनी होगी 13 होगी। कीमत पहले 10 थी और अब कितनी होगी 13 हो गई। ठीक है, फिर इसने कहा वह 10% बढ़ता है, 10% का बट्टा होता है 1/10, वृद्धि हुई तो प्लस 1/10 हो जाएगा। खर्चा पहले 10 था, अब कितना होगा 11 होगा। खर्चा पहले कंजप्शन कितना, अच्छा खपत पुत, खर्चा कितना पहले 10 भाग था, अब कितना हो गया 1 भाग बढ़ गया तो 11 हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है जो कंजप्शन है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी ये निकालना है। चलिए खपत हमने मान लिया, कितना मान लिया खपत, ए और बी मान लिया, ए अनुपात बी। ठीक है, प्राइस और खपत, कीमत गुना खपत की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो खर्च के बराबर होगा, तो 10 की ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10a, अनुपात है तो बटे में, 13 की बी में करेंगे तो 13b, बराबर हो जाएगा कितना 10/11। बस कैलकुलेशन कर देंगे। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 11a, बराबर में कितना हो जाएगा 13b। तो a बटे बी अगर हम निकालेंगे, a अनुपात b अगर हम निकालेंगे, a का मान कितना हो जाएगा 13 और b का मान कितना हो जाएगा 11। यानी कहने का मतलब a खपत पहले कितनी थी 13 भाग, खपत पहले कितनी थी
13 भाग, यहाँ आ गया खपत पहले कितनी थी 13 भाग, अब कितनी होगी 11 भाग। कितने की परिवर्तन हुआ, कमी होगी, कितने की 2 की कमी हुई, कहां से 13 से कमी हुई, पहले 13 था 2 कम होगा, प्रतिशत में बदलना, गुणा 100 करेंगे, 200 बटे 13 होगा, 200 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा देखिए 13 कम 13 बचेगा 7, 70 हो गया, 13 तिया 39, 13 पंजे 65, 5 बचेगा 5, 50 हो गया, 13 तिया 39 बचेगा 11, 110 होगा, 13 अट्ठे 104, कितने परसेंट की कमी होगी, 15.38% की कमी होगी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे, 15.38% की कमी। ठीक है, सवाल नंबर 17 में कहा गया है किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है और उसके बाद 54% घट जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था, क्या परिवर्तन हुआ ये बताना है। देखिए कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है, 50% का बट्टा कितना होता है 1/2, वृद्धि हुई तो प्लस का 1/2। पहले वेतन कितना था 2 भाग था, अब कितना होगा वेतन 3 भाग हो गया, पहले कितना था 2 भाग, अब कितना होगा 3 भाग, 54% घट जाता है, उसके बाद 54% घटा, 54% का बट्टा कितना होता है 54/100, 2 से डिवाइड करेंगे 27, 2 से डिवाइड करेंगे 50, कह रहा घट जाता है, कमी हुई तो -27 कम हो गया। पहले 50 था अब 27 कम हो गया, पहले कितना था 50 था, अब कितना होगा 27 कम हो गया, तो कितना बचेगा 23। तो क्या परिवर्तन हुआ जरा देखिएगा, 50 दूनी 100, पहले 100 था, 23 तिया 69 हो गया, कितने की कमी हुई बच्चे 31 की कमी हुई। 31 की कमी कहां से हुई 100 से, प्रतिशत में बदलना तो 100 का ही गुना करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, तो कितने की कमी होगी 31% की कमी होगी। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका 31% की कमी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा भाई। सवाल नंबर 18 कह रहा है वैदिक किस मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में की वृद्धि होती है कितने, उसके व्यय में कितने की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताना है। देखिए आय और व्यय, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनकम कितनी थी 8 भाग, एक्सपेंडिचर कितना 5 भाग, तो बचत कितना आ जाएगी 3 भाग। मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, इसको हम बढ़ा लेंगे, इसको 800 मान लेंगे, इसको 500 मान लेंगे, इसको 300 मान लेंगे, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इसलिए। उसने कहा आय में 20% की वृद्धि होती है, आय में कितने की वृद्धि होती है 20%, तो इसका प्लस आय में 20% की वृद्धि करेंगे, 800 का 20% कितना होगा 160, तो प्लस 160 रुपए की वृद्धि होगी। फिर कह रहा है उसके खर्च में 30% की वृद्धि, एक्सपेंडिचर ये है इसमें 30% की वृद्धि होगी, तो प्लस इसका 30% अगर हम बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा, इसका 30% 50 या 150, 150 रुपए की वृद्धि यहां से होगी। अगर मैं उसकी आय में से इसका खर्च घटा दूं तो बचत आ जाएगी, तो बचत में कितने की वृद्धि होगी, देखिए 160 में से 150 घटाएंगे, प्लस 10 रुपए की वृद्धि हुई, बचत में 10 रुपए की वृद्धि हुई उसकी, तो बस सॉरी हाँ बचत में कितने की 10 रुपए की वृद्धि हुई, प्रतिशत में बताना कितने में से 300 में से, तो 300 को नीचे रखेंगे, टोटल वैल्यू को, वृद्धि कितने की 10 की और गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1/3, 10/3 आया, 10/3 का मतलब 3 तिया 9, 3 सही 1/3% की वृद्धि होगी, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चे। सवाल नंबर 19 कर एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में, 40% घरेलू खर्च में और राशन पर और शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 3800 रुपए है तो शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च कितना होगा। पहले हम देखेंगे घर के किराए पर कितना खर्च करता है 22%, घर के किराए पर। सबसे पहले देख लो किराए पर कितना खर्च किया, किराए पर खर्च किया 22%, 40% घरेलू और खर्चों पर, राशन पर, घरेलू खर्चों पर कितना 40%। फिर कहा
शेष आय का 50% बच्चों की शिक्षा पर कितना, शेष का 50%। हमने मान लिया उसकी आय टोटल अपने आप में कितना रहेगी 100%। जब 100 में से 40% ये 22% ये कितना होगा 62, तो 62%, 100 में से 62% खर्च किया, बचाया कितना 38% शेष 38% बचा। कह रहा है उस शेष का 50% बच्चों की शिक्षा पर, 38 का 50% यानी आधा 19% आ गया शिक्षा पर, और जो शेष उसके पास बचा वो कितना बचेगा 19% उसका शेष बचेगा। सवाल में पूछा है शिक्षा और अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च कितना है। जरा देखिए क्वेश्चन में कहा उसकी मासिक बचत 3800 रुपए है। कितनी मासिक बचत, तो मासिक बचत उसकी कितनी थी, शेष भाग उसके पास 19% ही तो बचा था, तो उसकी बचत कितनी रह गई थी, यहाँ 19% रह गई थी शेष, और 19% का मान कितना दिया है 3800 दिया है ना, तो हम कहेंगे 19% बराबर 3800। किसका, इस वाले 19%। बचत इसके बराबर रख दी, यूनिट रुपए के हिसाब से 3800 रुपए बचे, यहाँ कितने बचे 19%, तो 19% का मान कितना आ जाएगा 19% का मान आ जाएगा कितना 3800। 1% का मान अगर हम यहां से निकाले 200 रुपए आ जाएगा, 1% का मान कितना आ जाएगा 200। अब हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। उसने कहा शिक्षा और अन्य मदों पर, तो शिक्षा पर कितना खर्च हुआ 19, तो 19% का मान भी यहाँ कितना आ जाएगा 19 दूनी 3800 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3800, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे पूछे घरेलू पर कितना, तो 1% का मान 200 है, तो 40% का मान कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर वो किराए पर पूछे 1% का मान 200 है, 22% का 22 दूनी 6600 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और इसका उसने पूछ लिया, निकाल दिया, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना। परसेंटेज की एक प्रैक्टिस सेट ये था 10 नंबर वाला। अब इसके बाद परसेंटेज का एक प्रैक्टिस सेट हो रहेगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जो मैं कल कराने वाला हूं। उसमें कुछ अपर लेवल के क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस पेपर के भी क्वेश्चन होंगे, तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना बच्चे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।